नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ तक हो गया था पिछले क्लास में? क्रिस्टलाइजेशन हो गया था, राइट? ओके। आज क्रोमैटोग्राफी होगा। So ready? Next topic, that is the पता है आपको, पांचवा में पहुंच गए हैं हम लोग। फिफ्थ स्टेज में पांचवा मेथड है ये। एक मेथड और फिर आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? पांचवा मेथड है सेपरेशन बाय क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? द प्रोसेस through which soluble solids can be separated into their components by chromatographic paper is called chromatography। तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्रोमैटोग्राफिक पेपर के द्वारा। क्रोमैटोग्राफिक पेपर एक खास किस्म का पेपर होता है, समझे? अगर आपके पास क्रोमैटोग्राफिक पेपर नहीं है तो आपके पास फिल्टर पेपर होगा, उससे भी काम चलाया जा सकता है। दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी पेपर, वो भी एक प्रकार के क्रोमैटोग्राफी पेपर ही है, ठीक? तो उसी को हम लोग सपोज दैट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वही क्रोमैटोग्राफिक पेपर के रूप में लिखेंगे। फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड फॉर क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग किया जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके। To obtain the colored components of ink by chromatography,
आपने इससे पहले भी एक सेटअप देखा था कि इंक जो है वो मिक्सर है कलर्ड डाइज, कलर्ड सॉल्यूट और पानी का मिक्सचर है इंक। तो आपने इवेपोरेशन प्रक्रिया से उसको अलग किया था, लेकिन इस बार हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर के थ्रू या फिर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के थ्रू हम लोग अलग करेंगे। जो डाइज कलर्ड कंपोनेंट डाइज के रूप में जो मिला हुआ है पानी में उसको अलग करेंगे। कैसे करते हैं अलग? तो क्रोमेटोग्राफी पेपर के रूप में हमने क्या लिया है? एक फिल्टर पेपर, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लिया जाए, ले लिया, वेरी गुड। यह है फिल्टर पेपर, क्लियर। इस फिल्टर पेपर को काट लीजिए, ठीक है, तकरीबन 3 सेंटीमीटर ऐसे इसका चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो, और एक पेंसिल से नीचे से थोड़ा सा ऊपर कहीं यहां पे पेंसिल से एक 3 सेंटीमीटर का लाइन खींच डालो। है, खींच दिया जी, बोलिए ना हाँ, वेरी गुड। और यहां पे जो आपके पास कलम में स्याही है उसको निकाल करके यहां पे इस प्रकार से लगा दो, बीच, लेकिन ठीक बीचों बीच में ऐसे करना, ना किनारे ना इधर, ठीक है। इधर उधर थोड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में रखिए, एक्सपेरिमेंट बढ़िया से हो। है, क्लियर है? ओके। उसके बाद सेटअप लीजिए, बीकर वगैरह सब, ग्लास ट्यूब वगैरह सब, है कि नहीं? कुछ इस तरह से। इसमें पानी ले लीजिए, ठीक है। ठीक, और एक ग्लास रॉड ऐसे रख दो। कुछ इस तरह से ऐसे ग्लास रॉड को रख दिया। चलो, वेरी गुड। अब सेलो टेप के मदद से यहां यहां ऐसे चिपका दो।
ये देखिए क्रोमेटोग्राफी पेपर को हमने इस लिक्विड में वाटर में डाल दिया है, ठीक है। लेकिन इस पानी में कुछ इस तरह से डालना है कि जो हमारा पेंसिल लाइन है वो पेंसिल लाइन पानी से ऊपर रहे, पेंसिल लाइन पानी से थोड़ा सा ऊपर ही रहे, ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को पानी के अंदर डालिए, लेकिन ये जो पेंसिल लाइन बनाया है पानी का लेवल इससे नीचे ही रखना है, इसको ऊपर रखना है, पानी से ये भीगना नहीं चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा सर, एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, समझे। पानी का लेवल इस पेंसिल लाइन से नीचे ही रहे और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक। थोड़े ही देर में ये चूंकि ये जो इंक है, ये जो सेपरेशन किया जा रहा है क्रोमेटोग्राफी पेपर के द्वारा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि 2-3 गो जो सोल्यूट है वो पानी में जो मिक्स्ड है उसका सोल्युबिलिटी अलग अलग होता है कि नहीं। जो ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में, ठीक है, पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी और धीरे धीरे भीगते भीगते क्रोमेटोग्राफी पेपर यानी कि फिल्टर पेपर ऊपर तक भीग जाएगा, और जो सबसे ज्यादा पानी में सोल्यूबल है वो सबसे ऊपर में बनेगा, ठीक है, और जो इससे कम सोल्यूबल है वाटर में वो यहां बनेगा, और जो और सबसे कम सोल्यूबल है वो यहां बनेगा, ठीक है। जो ब्लैक कलर के इंक देखते हो वो एक्चुअली में 2-3 और कलर को मिक्स करके ब्लैक कलर बनाया जाता है, ठीक। कलर करेक्शन में तो एक्सपर्ट नहीं, लेकिन ये जो पहला बनेगा ये पिंक कलर का बनेगा, और ये जो है वो ब्लू कलर के बनेंगे, और ये जो है वो ग्रीन कलर का, हल्का सा पीलापन ग्रीन रहेगा, समझे, ठीक। तो इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया ब्लैक कलर को उसके अपने अपने किस चीज के रूप में, कंपोनेंट्स में। तो यही तो हमने पढ़ा रहा था आपको, और आप पढ़ रहे थे कि सेपरेशन ऑफ इंक इनटू देयर कलर्ड कंपोनेंट्स। ब्लैक कलर का इंक में और भी कलर्स हो सकते हैं, तो उस सभी कलर्स को हटाना है उस पानी से, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक फिल्टर पेपर लिया हमने, क्लियर। उसके बाद एक पेंसिल लाइन लिया 3 सेंटीमीटर लंबा, ऐसे खींचा, बीच में ब्लैक इंक डाला, इसको पानी में डाला, लेकिन पेंसिल लाइन को ऊपर ही रखा और बाकी नीचे के पोर्शन जो है वो पानी में डुबोए हुए रखा। पानी धीरे धीरे ऊपर गया, तो जैसे ही ये इंक तक पानी पहुंची, अपने से पसीजते पसीजते पहुंचा, डायरेक्टली नहीं डाला है, पानी पसीजते पसीजते ऊपर पहुंचा, क्लियर है। तो जो ज्यादा सोल्यूबल था, जो डाइस, वो पहले पानी में जो घुल सकता था, जिसका कैपेसिटी ज्यादा था, वो सबसे ऊपर में बनेगा, जो कम सोल्यूबल है वो नीचे, और जो सबसे कम है वो और नीचे, ठीक है। तो इस तरह से 3 अलग अलग कलर का फॉर्मेशन हुआ है। तो यही है सेपरेशन ऑफ कलर कंपोनेंट फ्रॉम इंक। तो ये बना और ये बना, और ये है इंक, ब्लैक इंक ये है, ठीक। क्लियर। पिंक कलर, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। चलिए खत्म हो गया जी, सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी खत्म होता है। इज इट क्लियर, ऑल क्लियर। तो ब्लैक इंक को डाला तो अलग अलग 3 कलर मिले। इस बात से हमें पता चलता है कि जो ब्लैक इंक है वो केवल और केवल ब्लैक डाइस को मिला करके, पानी में मिला करके नहीं बनाया गया है, बल्कि और भी कलर के मिश्रण है, मिक्सचर है। इससे पता चलता है। आपके पास फिल्टर पेपर है, उसके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कीजिए, गारंटी है इस तरह से अलग अलग कलर मिलेगा। मेरे पास तो सेटअप है नहीं, केमिस्ट्री लैब होगा ना आपके स्कूल में या फिर
कहीं भी जाते हो तो वहां पे ऐसे कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और कुछ स्टेप्स है उसे लिखाना है, फिर कहानी खत्म होता है। चलो लिख लिया तो मिटा दें। डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल। एक बात और याद रखना, जो हमको अलग अलग कलर मिला है इस क्रोमैटोग्राफी प्रक्रिया के द्वारा, उसको क्रोमैटोग्राम बोलते हैं। तो क्रोमैटोग्राम को क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। राइट? ओके, क्या होता है बोलिए। तो जो कंपोनेंट्स मिला इंक से, उसी को हमने क्रोमैटोग्राम कहा। तो क्या ये प्योर है हुआ सर? हाँ बिल्कुल, ये प्योर सैंपल मिला है, कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक है। ठीक, लिखेंगे फ्लोइंग आर द वेज टू सेपरेट the colored components of ink by chromatography। सबसे पहला स्टेप है the first one, that is the take a long rectangular filter paper that acts as a chromatographic paper। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, मार्क 3 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई ए पेंसिल लॉन्ग लाइन, यहां पे लिखना जरूरी है, लॉन्ग लाइन बाई ए पेंसिल below the paper and also some gap from bottom।
और नीचे से भी कुछ गैप होना चाहिए, इन्हें के नीचे से हटाएंगे, खींच देना। नेक्स्ट स्टेप, पुट द ब्लैक इंक बिटवीन द पेंसिल लाइन, पेंसिल लाइन के ठीक बीचों बीच ब्लैक इंक को रख देना है, डाल दिए। नेक्स्ट स्टेप, दिस पेपर should be placed in a water glass, but the pencil line must be above the water, लेकिन जो पेंसिल का लाइनिंग है वो वाटर के लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या था? लेफ्ट आफ्टर some time, sometimes undisturbed, we will find that the colored component which are more soluble in water will be at the top position and less soluble will be at the bottom. Bottom बिलो द पेपर लिखो, पेपर के नीचे। है, चलो खत्म हो गया जी। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया, ये खत्म होता है। इसे लिख लीजिए। हैव यू रिटन दिस? कैन आई रेज इट? लिखा तो मिटाएं। ये खत्म हो गया। जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट में बताया हमने कि कैसे कैसे करना है, वो सारा स्टेप लिखा दिया। इसे दोबारा से बच्चे की तरह एक पढ़ करके समझाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं तो ये टाइम नहीं लगेगा, फिर नया चीज पढ़ा सकते हैं। क्या बताएं? सबसे पहले कहा कि एक रेक्टेंगुलर फिल्टर पेपर लीजिए जो लंबा हो। फिर कहा कि थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा ऊपर एक 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए, है कि नहीं। तीसरा में कहा कि ब्लैक इंक लीजिए इस पेंसिल मार्क के ऊपर ठीक बीचों बीच में। फिर हमने कहा कि इसको जो है वो पानी में डालिए इस पेपर को, लेकिन पेंसिल लाइन जो है वो पानी से ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है। पांचवा में लिखा है कि डाल करके छोड़ दीजिए कुछ देरी के लिए। छठा लिखा है कि जो कलर कंपोनेंट है इंक का वो ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, तो वो सबसे ऊपर वाले पेपर पर वो कलर बनेगा। जो कम सोल्यूबल है वो नीचे रहेगा, जो मीडियम सोल्यूबल है वो बीच में बनेगा, है कि नहीं। आपने देखा ना, ब्लू, पिंक, ब्लू, ग्रीन, देखा ना 3 को बना, तो कुछ इस प्रकार से। और ये बना कैसे? तो पानी पसीजते पसीजते धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू।
जैसे जैसे पानी ऊपर गया वैसे वैसे हो पाया। ठीक है, लिख लिया, मिटा दें जी। डू इट फास्टली। अगला टॉपिक है जो क्रोमेटोग्राफी से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस और यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है, ये हमारा टॉपिक है। तो टोटल 3 यूज है, 3 फायदा है, 3 एप्लीकेशन लिख लेगा। लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का निम्नलिखित 3 स्टेप्स है, 3 फायदा है मेरे कहने का मतलब। सबसे पहला, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ इंक। इंक का कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। एंड द सेकंड वन, दैट इज इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट poisons in the bladder and stomach. This is the second one. And the third one, that is it is used to separate the little amount of products of chemical reactions। चलो खत्म हो गया जी।
ये टोटल 3 एप्लीकेशंस थे क्रोमेटोग्राफी का, तीनों हमने खत्म कर दिया। ठीक है, और कुछ है ही नहीं। क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है जो इंक वगैरह ये सब हैं, तो उसके अलग अलग कलर को मिला करके एक कलर बनाया जाता है ना, तो वो अलग अलग कौन सा कलर था उसको अलग करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है, पहला यूज है। दूसरा है कि क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज किया जाता है पॉइजन वगैरह ये सब हमारे ब्लैडर में या फिर स्टोमक में, पेट में है या नहीं है, कैसे होता है कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर्स लोग करते हैं। ठीक, तीसरा यूज बताते हैं इस क्रोमेटोग्राफी का, दैट इज द वी हैव रिटन हियर, केमिकल रिएक्शंस जब होता है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोडक्ट को भी सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। टू सेपरेट द लिटिल अमाउंट, लिख दिया हूं, सेपरेट द लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स का कुछ अमाउंट जो है वो अलग करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज करते हैं, जो कि क्या है, प्रोडक्ट, तो केमिकल रिएक्शंस के कारण हुआ। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिया जी, मिटाएं। I hope you have written now. क्लीन करें। तो इसी के साथ ये 5वां टेक्निक, 5th मेथड था जो खत्म होता है। अब मैं तेरे को लास्ट स्टेप पढ़ाएगा, लास्ट मेथड है जिसका नाम है डिस्टिलेशन। सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। ये छठा है, 6th मेथड और लास्ट मेथड। सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। Distillation is a type of technique to separate the mixture of solid and liquid in order
to obtain both solid, solute and liquid solvent separately. Is it clear? ठीक। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट अबाउट द डिस्टिलेशंस प्रक्रिया, तो ध्यान से समझो। डिस्टिलेशन एक प्रकार का ऐसा टेक्निक है, ऐसा मेथड है जिससे हम लोग सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करते हैं। लेकिन हम लोग सॉलिड को भी और लिक्विड को भी प्राप्त कर लेंगे, दोनों हमें मिलेगा। ठीक है। अब कहा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोनों को जब अलग कर ही रहे हैं तो दोनों ही मिलेगा, तो डिस्टिलेशन खास कैसे हुआ? बहुत खास है। अभी एक एग्जाम्पल से समझाएगा तब तेरे को पता चलेगा कि कितना खास है। याद है आपको, जब हम लोग शुगर सोल्यूशन और साल्ट सोल्यूशन को इवेपोरेट करते थे, तब जो वाटर था वो वाटर नहीं बचता था, वाटर उड़ करके चला जाता था, वेपोराइज हो जाता था, राइट। लेकिन इस डिस्टिलेशन प्रक्रिया में क्या होगा कि वाटर तो अलग होगा ही चीनी से या साल्ट से, लेकिन वाटर उड़ करके जाएगा नहीं। इस वाटर को हम लोग दूसरे कंटेनर में प्राप्त कर लेंगे, समझे, और ये पानी जो है वो पीने योग्य होगा, और इसी वाटर को हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो डिस्टिल वाटर कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, एक तरह से आप ये भी पढ़ लीजिएगा इसी एक ही टॉपिक में, एक में ही दोनों खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट है ना ये। ओके, अब एक्सपेरिमेंट करके देखें। इसमें क्या होता है कि लिक्विड को सबसे पहले हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, हीट देंगे तभी तो गैस बनेगा जी, है कि नहीं? जैसे साल्ट और पानी के मिक्सचर जब इवेपोरेशन प्रक्रिया से किया तो हीट दिया, लिक्विड उड़ के भाग गया, नीचे सॉल्यूट के रूप में नमक रह गया तो अलग कर दिया। लेकिन डिस्टिलेशन में हम लोग हीट करेंगे और ये वाटर जो है वो उड़ करके वेपर बनेगा, जाएगा, लेकिन फिर ये जो वेपर बना है, गैस बना है, इसको हम लोग लगले हाथ ठंडा कर देंगे, दूसरे कंटेनर पाइप में जोड़ करके कूल करेंगे और कूलिंग करके फिर से लिक्विड बनाएंगे, और ये पानी आराम से पीजिए, है कि नहीं? और इसी वाटर को हम लोग डिस्टिल वाटर के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग समुद्री इलाके पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, या फिर इस प्रक्रिया का उपयोग उस इलाके में किया जाता है जहां पानी का दिक्कत है, तकलीफ है, स्कर्सिटी ऑफ वाटर है, पीने वाला पानी बहुत कम है कि नहीं? तो डिस्टिलेशन से दो काम हो गए। एक तो नमक की प्राप्ति हुई, इसको मार्केट में सेल करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है, और दूसरा डिस्टिल वाटर, इस वाटर को भी सेल करके बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। तो यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है समुद्री इलाके वाले लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आसानी से अवेलेबल हो सकता है साल्ट वाटर। इज इट क्लियर? लेकिन आप अगर बड़े पैमाने पर प्लांट लगाइएगा, एक फैक्ट्री कंपनी का सेटअप कीजिएगा इस स्टेप पे करने के लिए, तो फिर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उस कंपनी से जो प्रॉफिट कमाइएगा, है कि नहीं? लेकिन छोटे मोटे कलाकारी आप कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है कि नहीं? फिर तो करोड़ों का कंपनी आपको सेटअप करना पड़ेगा समुद्री इलाके में, है कि नहीं? फिर उसके लिए आपको सिग्नेचर चाहिए होगा, राइट, कि कंपनी खोल रहे हैं, नहीं, स्टेट साइन, बोर्ड ऑफ स्टेट जिसे बोलते हैं। चलिए, प्रक्रिया हमने बता दिया, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट से करके देखेंगे और फिगर के साथ कि कैसे किया जाता है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को भी आप अपने स्कूल में जाकर के कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ व्यवस्था है तो। लैब है ना जी केमिस्ट्री का, साइंस है लैब,
जो भी हो, मेरे को क्या पता है कि नहीं है आपके पास। आगे बढ़े। ट्रेन जा रहा है, समझे। नेक्स्ट, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ salt and water by distillation, डिस्टिलेशन प्रक्रिया के थ्रू हम लोग साल्ट वाटर के मिक्सचर को अलग करते हैं। ठीक, आप चाहें तो शुगर सॉल्यूशन को भी ले सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन के जगह पर। मैंने साल्ट सॉल्यूशन इसलिए लिया क्योंकि समुद्री इलाके में डिस्टिलेशन प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन करना क्या है, सेटअप कीजिए। सबसे पहले बायर गॉस लो, ठीक है। ये बायर गॉस है, नीचे की ओर सपोर्ट प्लेट है और इसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, फिर उसके बाद बर्नर। क्लियर।
ठीक है, फिगर सब कुछ क्लियर है ना? क्लियर नहीं रहेगा तब तुरंत से बता देना भाई, है कि नहीं? इसके ऊपर डिस्टिलेशन फ्लास्क को रखा जाए, ठीक? इस तरह से ये सुराही के आकार का ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, समझे? दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये क्या है? ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है। ये थर्मामीटर है,
चलिए, ये फिगर पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप है, रेडी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। डिस्टिलेशन के मदद से साल्ट और वाटर के मिक्सचर को कैसे अलग करें। सबसे पहले वायर गोस लिया, नीचे सपोर्ट रखा, ट्राइपॉड स्टैंड रखा, उसके नीचे बर्नर को में आग लहकाया, क्लियर है। इसके ऊपर फ्लास्क रखा जिसको हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। इस डिस्टिलेशन में साल्ट सॉल्यूशन लिया, और ये जो साल्ट सॉल्यूशन है वो क्या है, तो साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब जैसे ही हम नीचे से हीट देंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, पानी खोलने लगेगा, इस प्रकार से वेपर बन के उड़ने लगेगी इस प्रकार से, और फिर वेपर जो है वो इसमें इंटर करेगा, ठीक है। फिर वेपर जो है वो फाइनली इस चैम्बर में इंटर करेगा। इस चैम्बर में जैसे ही इंटर करेगा तो ये है वाटर कंडेंसर। इसका दूसरा नाम है लाई बिग कंडेंसर। इसका दूसरा नाम है वाटर कंडेंसर का। वाटर कंडेंसर में कोल्ड वाटर रहता है। क्या रहता है, कोल्ड वाटर, ठीक, कोल्ड वाटर रहता है इसमें। ध्यान से समझो, जब पानी का वेपर बन के उड़ रहा है और इसमें इंटर करेगा इस वाटर कंडेंसर में, तो दोनों तरफ ठंडा पानी है और इसके अंदर भाप है, स्टीम है, वेपर से। तो जब ठंडे पानी के कांटेक्ट में ये वेपर आएगा, इस छोटे से ग्लास ट्यूब के बगल में ग्लास ट्यूब है जिसको हमने वाटर कंडेंसर बोला है, तो ये ठंडा पानी वेपर को कंडेंसेशन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगा इस वेपर के साथ, और ये पानी की बूंदें बन जाएगी। बूंदें नीचे सरकते सरकते इधर गिरेगा और इस बीकर में पानी को कलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसे हमने डिस्टिल वाटर का नाम दिया है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को बार बार करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सारा पानी वेपर बन के उड़ ना जाए, समझे, उड़ ना जाए। और जब उड़ जाएगा इस प्रकार से पानी भी प्राप्त कर लिए, और फिर नीचे जो है वो सॉल्यूट के रूप में सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो साल्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि यही है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिससे आप डरते रहते हो। इतना आसान था जितना आसानी से आप एक चुटकी बजा सकते हो, है कि नहीं। सब कुछ तो आसान लगता है, नहीं, जब तक नहीं पढ़ेगा ना जब तक आसान नहीं लगेगा, समझे। इसका याद रखना, वाटर कंडेंसर का दूसरा नाम लाई बिग कंडेंसर। वाटर कंडेंसर क्या है, इसमें क्या रहता है, तो वाटर कंडेंसर एक ट्यूब है ग्लास का, जो कि एक पतले से ट्यूब के ऊपर फिटेड रहता है और इसके अंदर कोल्ड वाटर रहता है। टैप वाटर इधर से कोल्ड पानी को भेजते हैं, समझे, और इधर से वाटर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वेपर्स जा रहा है इसको बार बार ठंडा करने के चक्कर में कोल्ड वाटर गर्म हो जाएगा ना जी। तो एक तरफ से कोल्ड वाटर देते रहिए और दूसरा तरफ से गर्म पानी निकलते रहेगा, समझे। इज इट क्लियर, वी हैव डन इट। हमने इसे कर दिखाया, ये खत्म होता है। सिर्फ बनाने भर इस फिगर को देर था, समझाने में देरी थोड़ी होता है। इज इट क्लियर, कहीं पर तकलीफ, कोई समस्या, कोई इंटरप्शन। इसी प्रक्रिया को हम लोग शुगर सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं। यहां तक कि इस प्रक्रिया को हम लोग दो मिसिबल लिक्विड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। वाटर और अल्कोहल को भी हम लोग डिस्टिलेशन प्रक्रिया के थ्रू पानी और अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। कैसे, इसमें पानी अल्कोहल को मिला दिया है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस और पानी का तापमान है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री ही ना है जी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, 78 डिग्री है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब की बार क्या करेंगे कि थर्मामीटर को हम लोग 78 डिग्री टेम्परेचर तक ही सिर्फ इसको गर्म करेंगे और सारा का सारा अल्कोहल जाएगा और यहाँ पे कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आकर के ठंडा हो जाएगा, समझे। फिर अल्कोहल को जमा कर लेंगे और इसमें वाटर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री, लेकिन हमने गर्म कितना किया, 78 ही। याद रखना, ये जो ग्लास ट्यूब है यह एक अलग ट्यूब है। इस ट्यूब के ऊपर ट्यूब है जिसे हमने वाटर कंडेंसर कहा है, और इस ट्यूब के चारों तरफ ठंडा पानी जाते रहता है और एक तरफ से निकलते रहता है और एक तरफ से पानी देते रहते हैं।
ठीक है, अब पता चला ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे है ये, ऐसे, समझे, इस प्रकार से इसके अंदर ये ट्यूब है और इसको चारों तरफ से ऐसे घेरे हुए हैं, लपेटे हुए हैं ये कंडेंसर। आप खुश? चलो वेरी गुड। लेकिन जब बातें होती है कि दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग किया जाए तो यहां पे डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मार खा जाता है कि ये पानी बिल्कुल पी सकते हो, है कि नहीं, समझे। लेकिन थोड़ा सा समस्या ये है कि जब दो लिक्विड मिला हुआ रहता है या फिर दो से अधिक भी रहेगा तो फिर कैसे अलग करेंगे, तो फिर कोई और प्रोसेस है उसके लिए। या फिर जब दो लिक्विड्स को डिस्टिलेशन प्रक्रिया के थ्रू सेपरेट करते हैं तो फिर भी उस लिक्विड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मात्रा में ये दूसरा लिक्विड रहता ही रहता है, एकदम पूर्ण रूप से अलग नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत रहता है, ना के बराबर। लेकिन कोई ऐसा शौकीन लोग होगा जो कहेगा कि नहीं हमको तो एकदम स्वच्छ चाहिए, एकदम प्योर चाहिए, एकदम जेन्युइन चाहिए, तो फिर उसके लिए कोई और प्रक्रिया करना पड़ेगा, समझे। अभी ये जो डिस्टिलेशन प्रोसेस था वो सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को अलग किए हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि क्या लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रक्रिया से, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब इसका उपयोग करिएगा उसके लिए तो थोड़ा सा जो लिक्विड है ना वो दूसरा का लिक्विड भी उसमें थोड़ा बहुत मिला हुआ रहता है, तो यहाँ पे इसमें दिक्कत है, तकलीफ है। अल्कोहल को अलग कीजिए उड़ा के, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत पानी का भी अमाउंट रहे, पूर्ण रूप से ना हो, तो उसके लिए एक नया तरह के टेक्निक है जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में इंटर करने का समय आ चुका है, जो अगले लेक्चर में करूंगा, कि सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड के मिलन को अलग अलग करना है। मेरा मतलब है मिश्रण, मिक्सचर को अलग अलग करना है, ठीक है। उसके लिए दो तरीके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा तरीका है सेपरेटिंग फनेल। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर तीसरा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके, तो ये फिगर बना लो। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया होगा, स्टेप लिखाऊंगा तो और चला जाएगा, है कि नहीं। चलो मिटा दें जी, मिटाना क्या है, भर सकते हैं, है कि नहीं। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.